Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saruman. स्टूडेंट्स, बायो में आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। यानी आज हम ट्रांसपोर्ट में यूटिलाइज होने वाले कुछ प्रोसेसेस पर बात करेंगे। पहला जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हम स्टडी करेंगे वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सपोज करें आपके पास दो हिस्से हैं। एक हिस्से के अंदर मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज़रा ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा है, और दूसरे हिस्से में मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम है। तो जहां मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन, और जहां मॉलिक्यूल्स की मिकदार कम है वहां हम कहेंगे लो कंसंट्रेशन। अब अगर मॉलिक्यूल्स की इस तरह हाई और लो कंसंट्रेशन डेवलप हो जाए तो फिर मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स का फैलाव होना शुरू हो जाता है। मॉलिक्यूल्स एक जगह कंजस्टेड थे और वो फैलना शुरू हो गए। इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जब मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस दौरान कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस डायग्राम में देखें आप, शुरू में हमारे पास एक किनारे पर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे, हाई कंसंट्रेशन थी। मॉलिक्यूल्स जो हैं बाकी तमाम रीजन्स की तरफ जो कि लो कंसंट्रेशन थे, मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करने लग गए और थोड़ी देर बाद ये मॉलिक्यूल्स पूरे एरिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स होती है। पहली टाइप कहलाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में गैसेस के या फिर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ हुआ है उसके मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या वाटर के अंदर कोई सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है या ग्लूकोज डिसॉल्व हुआ है या अमाइनो एसिड डिसॉल्व हुआ है, तो अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में डिसॉल्व सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो गैसेस का आना जाना होता है, सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके गैसेस आती हैं, या सेल के अंदर से कोई गैस अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर जाती है तो ये डिफ्यूजन के जरिए होता है। इसी तरह आपके साइटोप्लाज्म में, आपके साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में अगर कोई मॉलिक्यूल्स हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वो भी डिफ्यूजन के जरिए होता है। और बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट की दूसरी टाइप कहलाती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी बिल्कुल डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूवमेंट को कहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे होते हैं। यानी अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो तो इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। और ऑस्मोसिस के लिए हाई और लो कंसंट्रेशन के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सा ही फर्क है क्योंकि ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स या तो गैस के होते हैं या फिर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे होते हैं। जबकि ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और दूसरा फर्क ये है कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स की हाई और लो कंसंट्रेशन के बीच में मेम्ब्रेन हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ऑस्मोसिस में हाई और लो वाटर कंसंट्रेशन रीजन्स के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाजमी होती है। ये हो गए जी पैसिव ट्रांसपोर्ट और उसकी दो टाइप्स। अब ये भी देख लेते हैं कि ये जो ऑस्मोसिस होता है ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कहाँ होता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं
ये जमीन से जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो अपनी रूट हेयर्स के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं। सो बाहर एनवायरनमेंट से प्लांट की बॉडी के अंदर रूट हेयर के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो ऑस्मोसिस के जरिए होता है। अब बात करते हैं एक और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की जिसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं बट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यानी अगर एक तरफ मॉलिक्यूल्स की मिकदार कम है लो कंसंट्रेशन, दूसरी तरफ मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज्यादा है हाई कंसंट्रेशन। लेकिन अब उल्टा मूवमेंट हो रही है। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहे हैं। यानी जहां मॉलिक्यूल्स कम है वहां और कम होने लग जाएंगे, जहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं वहां मॉलिक्यूल्स और ज्यादा होने लग जाएंगे। इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ये बिल्कुल पैसिव का अपोजिट हो गया, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहे थे, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहे हैं। और एक और बात याद रखिएगा बच्चों कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इस्तेमाल होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अब चूंकि ये दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एक दूसरे से जरा अपोजिट नजर आ रहे हैं तो इनको जरा कंपेयर कर लेते हैं और इनके डिफरेंसेस पर बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मॉलिक्यूल्स मूव ही कर रहे हैं बट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसी तरह जो दूसरा डिफरेंस हमने नोट किया वो ये कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के दौरान एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के दौरान मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की जरूरत होती है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है हमारे सेल्स के अंदर जो गैसेस की मूवमेंट हो रही है, जो वाटर की मूवमेंट हो रही है और वाटर में जो सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हुए होते हैं उनकी मूवमेंट हो रही होती है, तो ये सारी जो नेचुरल मूवमेंट होती हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। जबकि सेल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस वक्त करता है जब उसको आयंस की और वाटर की बैलेंस मेंटेन करनी हो, या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो उसके सेल के अंदर कम है और सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है और फिर उसको बाहर से ही अंदर लाना है, तो फिर उसके लिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात मूवमेंट के दौरान हमारे सेल्स के अंदर आयंस और वाटर का बैलेंस खराब हो जाता है, तो यहाँ पर फिर सेल्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने आयंस और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की टाइप्स पर। सो बच्चों सॉल्यूशंस की टाइप से पहले ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा मिकदार में सॉल्यूशंस के अंदर पाया जाता है, जबकि सॉल्यूट उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, यानी हमने पानी में थोड़ा सा नमक डिसॉल्व किया हुआ है, तो इसको हम सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है। ये होते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो हमारे पास ये एक सेल है जिसके अंदर वाटर की 60% कंसंट्रेशन है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर 60% वाटर है तो फिर 40% जो है वो सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर 60% वाटर है, 40% सॉल्यूट है। ये एक सेल हमारे पास है। अब पहले टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन सेल से अगर हम कंपेयर करें तो कम होती है।
सेल के अगर हम कंपेयर करें तो वाटर की कंसंट्रेशन अगर कम हो तो उस सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। जैसे अभी इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें 20% वाटर है, जबकि सेल के अंदर कितना परसेंट वाटर था, 60%। यानी सोल्यूशन के अंदर वाटर की लो कंसंट्रेशन है, जबकि सेल के अंदर वाटर की हाई कंसंट्रेशन है। तो ऐसे सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। और बच्चों अगर हम इस सेल को इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दें तो फिर क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा। अब हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के अंदर। लो कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के बाहर यानी सोल्यूशन में। सो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इस सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दें तो सेल के अंदर से पानी निकलकर सोल्यूशन में शामिल होना शुरू हो जाएगा। ये सेल अपने अंदर का पानी रिलीज करने लग जाएगा ऑस्मोसिस के जरिए, और हमारा जो सोल्यूशन है वाटर उसमें शामिल होता जाएगा। सो जब ऐसा होगा तो फिर हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा और हमारा सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा। फिर हम अगर सेल सिकुड़ जाता है तो इस सेल को हम फ्लैसिड सेल कहते हैं, और ये जो हमारे सेल ने वाटर लूज किया और उसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो श्रिंक हुआ, इसको प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। सो ये हो गई फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। उसके बाद बच्चों दूसरी टाइप का सोल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है अगर हम इसको कंपेयर करें सेल के अंदर वाटर की कंपोजिशन से। यानी इस बार देखें आपके पास सेल में वाटर की कंसंट्रेशन 60% है, बट सोल्यूशन जो हमारे पास है इसमें वाटर की कंसंट्रेशन 80% है। यानी इस बार सोल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो है। ऐसे सोल्यूशन को जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन सेल से कंपेयर करने पर ज्यादा हो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। और बच्चों अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल को डाल दें तो अब चूंकि बाहर सोल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो ऑस्मोसिस के जरिए सोल्यूशन से सेल के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। और जब हमारे सेल्स हैं उनमें जब पानी आना शुरू होगा तो ये फूल जाएंगे और इनको फिर हम कहते हैं कि ये टर्जिट हो गए। और इस प्रोसेस को कि ये सेल जो फूल रहे हैं इसको टर्जिडिटी कहा जाता है। और बच्चों तीसरे टाइप का सोल्यूशन होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेल के अंदर मौजूद वाटर की कंसंट्रेशन के बराबर हो। यानी इस बार हमारे पास सेल के अंदर 60% वाटर है तो हमारे पास सोल्यूशन में भी 60% वाटर है। ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। और अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल को डाल दें तो फिर कोई वाटर की नेट मूवमेंट नहीं होती। ये हो गए हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर डैश ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किस तरह की ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो हमने पढ़ा आज के लेक्चर में कि ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप होती हैं, लिहाजा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। अब आते हैं सेक्शन बी यानी कि आज के लेक्चर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट आर इट्स टाइप। तो ये हमारे पास हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसकी डेफिनेशन और उसकी जो दोनों टाइप्स होती हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, उन दोनों की डेफिनेशन, साथ साथ हमने इन दोनों की एग्जाम्पल्स भी दे दी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने लिखा इट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इट इज ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहली टाइप होती है डिफ्यूजन, द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इन ऑर्गेनिजम्स की हेडिंग डाल के हमने बताया कि गैसेज आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। गैसेज एंड वाटर वेपर्स मूव अक्रॉस लीफ सेल्स बाय डिफ्यूजन। Small organisms like protozoans, poriferans and cnidarians exchange gases through diffusion. Exchange of gases in the lungs take place by diffusion. ये वो जगह हैं जहां पर डिफ्यूजन होता है। फिर हमने दूसरी टाइप बताई ऑस्मोसिस, द ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस इन ऑर्गेनिजम्स की एक हेडिंग डाली और उसमें हमने बताया ड्यू टू ऑस्मोसिस प्लांट एब्जॉर्ब large quantity of water through root hairs. It is also responsible for the movement of water from cell to cell. It also maintains the turgidity of the cell. Next question है define active transport. So active transport की आपने definition लिख दी, the movement of substances from the area of low concentration to the area of high concentration is called active transport. It requires energy which is supplied by ATP. It maintains the ionic and water balance between cell and extracellular fluid. Question number 3. Define hypertonic, hypotonic and isotonic solutions. Hypertonic solutions में आपने लिखा it is a solution which has high solute concentration than inside the cell. In hypertonic solution, the net movement of water is from inside to outside the cell. This causes shrinkage of cytoplasm which is called plasmolysis. Isotonic solution में आपने लिखा solution which has same solute concentration between outside and inside of the cell is called isotonic solution. और hypotonic में आपने लिखा solution which has low solute concentration than inside the cell is called hypotonic solution. In hypotonic solution, the net movement of water is from outside to inside of the cell and this causes turgidity of the cell. Question number 4. Write difference between passive transport and active transport. तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस हो गया. आज के लेक्चर में हमने इन तीनों डिफरेंसेस को डिस्कस कर लिया था. सो यहाँ से सवाल के आंसर को नोट डाउन कर लिएगा. So that is the today's lecture about transport processes. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.